नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां पर यूपी विधान परिषद चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। निर्दलीय 13वें प्रत्याशी महेश चंद्र शर्मा का पर्चा खारिज हो गया है। तो बीजेपी के 10 प्रत्याशियों का परिषद में जाना तय है और सपा के भी दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन अब तय है, क्योंकि वो सीट जिस पर खींचतान होती और निर्वाचन होता, निर्वाचन के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली थी आपस में। अब वो टक्कर खत्म हो गई है, वो कंपटीशन खत्म हो गया है, क्योंकि 13वें प्रत्याशी महेश चंद्र शर्मा का पर्चा खारिज कर दिया गया है। तो बीजेपी के 10 प्रत्याशियों का तो परिषद में जाना तय है, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर विधायकों की संख्या बल की, तो वो बीजेपी के पास 10 के 10 सीटों के लिए पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सपा के पास सिर्फ एक ही प्रत्याशी के लिए विधायक बल पर्याप्त मात्रा में था। लेकिन अगर दूसरे प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए किसी अन्य पार्टी का प्रत्याशी मैदान में होता, तो सपा के दूसरे प्रत्याशियों को इस सीट के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती होती, जो कि इस निर्दलीय प्रत्याशी के पत्र के खारिज होने के बाद खत्म हो गई है। तो सीएम योगी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 436 शिक्षक अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे। शिक्षकों के साथ सीएम योगी ने संवाद किया। बिना सिफारिश नियुक्तियां हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा, शिक्षक पूरी लगन से छात्रों को पढ़ाए। शिक्षकों के हाथ में देश का भविष्य है। शिक्षकों को भी शासन की योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। उनका कहना है कि अब बिना सिफारिश के नियुक्तियां हो रही हैं। 436 शिक्षक अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो शिक्षकों के साथ सीएम योगी ने संवाद किया, जिस दौरान ये तमाम बातें कही। व्यक्ति को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, न सिफारिश की आवश्यकता पड़ी है, न कहीं लेन देन की आवश्यकता पड़ी है। और ये इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों को जब आप लोग चुनते हैं, तो वे अच्छे लोग सरकार के साथ मिलकर के एक अच्छी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में अपना योगदान देते हैं। और यही कारण है कि पेपर कहाँ सेट हो रहा है, कहाँ पर पेपर को कौन सा पेपर का कौन सा ग्रुप कहाँ पे जाना है, ये कोई जानकारी न मुख्यमंत्री को होती है, न मंत्री को होती है, न विभागीय सचिव को होती है, न किसी डायरेक्टर को होती है, न किसी भी अधिकारी को नहीं होती है। तो वही कह रहे हैं ना, देखिए पूरी हर एक चीज को गोपनीय रखा जाता है और ये पारदर्शी व्यवस्था योग्य छात्रों के लिए जहां महत्वपूर्ण है, हितकर है, वहीं प्रदेश में अच्छे और प्रतिभाशाली लोग हमें चयन करके नौकरी में मिलते हैं। तो शासन की एक ही अपेक्षा होती है कि वे लोग पूरी योग्यता और पूरी क्षमता के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। आप लोग जब मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये भी प्रदेश के विकास में आपका योगदान है। जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में, गाँवों में पहले प्राचीन काल में सहकारिता का ये भाव था, आप उसके दर्शन गाँव में होने वाले यज्ञों में देख सकते हैं। या गांव के लोग जब मिलकर के कोई कार्यक्रम करते हैं, काशी और आसपास के क्षेत्रों में तो तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का आयोजन की परंपरा भी डाली थी। रामलीला में सरकार कोई सहयोग नहीं करती, गांव के लोग ही चंदा इकट्ठा करते हैं, रामलीलाओं का मंचन करते हैं, कलाकार भी गांव का और सारी चीजें गांव की और गांव के ही लोगों की। इन सभी चीजों को लेकर के या यज्ञ के आयोजन के साथ भी आप देख सकते हैं कोई सरकार सहयोग नहीं करती, लेकिन गांव का ही व्यक्ति, किसी के पास धान है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास दाल है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास घी है, किसी के पास बर्तन है, किसी के पास अपनी राजमिस्त्री का सहयोग कर देता है, कोई व्यक्ति कुछ घी दे देता है, कोई दूध दे देता है। सभी लोग मिल करके उसको संपन्न करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, लेकिन इन योजनाओं की कोई जानकारी उसको नहीं होती। और मुझे लगता है योग्य शिक्षक को चाहिए अपने पाठ्यक्रम की जानकारी होने के साथ साथ शासन की नीतियों और शासन के कार्यक्रमों की जानकारी होना, और फिर बच्चों को भी उसके बारे में अलग अलग
प्रकार से बताने का प्रयास करना। ये काम कर देंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन नौजवानों को। लखनऊ से खबर है, कांग्रेस का सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यह पत्र लिखा है। 2018 में 49,568 कांस्टेबल भर्ती को लेकर यह पत्र लिखा गया है। चयन अभ्यर्थियों में महज 14,000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया, तो बाकी बचे अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को यह पत्र लिखा गया है, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। तो कांग्रेस की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को यह पत्र, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यह पत्र लिखा। पत्र में 2018 में 49,568 कांस्टेबल भर्ती को लेकर यह पत्र लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि चयन अभ्यर्थियों में महज 14,000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया है, लेकिन जो बाकी बचे अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी, तो उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर यह पत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर जेल भेजे गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर के साथ जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया है। तो बीएसपी के पूर्व महासचिव हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राम अचल राजभर। तो बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। दयाशंकर की मां ने 2016 में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। दोनों ने प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर की मां और बहनों को गालियां दी थी। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर जेल भेज दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर के साथ जमानत याचिका डाली थी, जमानत अर्जी डाली थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर, जो कि बीएसपी नेता हैं, सरेंडर के साथ उन्होंने जमानत के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम जमानत की खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया है। बीएसपी के पूर्व महासचिव हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राम अचल राजभर। तो बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। दयाशंकर की मां ने 2016 में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। तो दोनों ने प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर की मां और बहनों को गालियां दी थी। तो आलोक राय असिस्टेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर, जिनको जेल भेज दिया गया है, सरेंडर के साथ याचिका डाली थी जमानत के लिए, लेकिन वो खारिज कर दिया वो अर्जी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक बड़ी कार्रवाई की है एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय की तरफ से। ये 2016 का मामला है, जब बीजेपी के जो प्रदेश के नेता दयाशंकर सिंह, उनकी मां की तरफ से जो है हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तत्कालीन बसपा नेता थे। इसके अलावा राम अचल राजभर जो इसमें बीएसपी के महासचिव हैं, इनके खिलाफ इसमें, और इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी थे, जिसमें आज इनको जो है जेल भेज दिया गया है। दोनों नेताओं को, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी के महासचिव राम अचल राजभर को, हालांकि इन लोगों ने जो है जमानत अर्जी डाली थी, लेकिन वो जमानत अर्जी जो है कैंसिल करके इनको जेल भेजने का आदेश दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा मामला जो है बड़ा राजनीतिक रूप भी लिया था उस समय, जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं को लेकर के, और उसी मामले में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि कोर्ट ने इनको नोटिस भी जारी किया था, इन दोनों नेताओं को, इसके बाद गिरफ्तारी वारंट, लेकिन ये हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने इसका आदेश दिया था। बहरहाल इन लोगों ने आज हाजिर होकर जो है जमानत की अर्जी दी, लेकिन उस जमानत की अर्जी को जज ने कैंसिल करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी, तो ये न्यायिक हिरासत में कितने दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है? देखिए, अभी इनको सिर्फ गिरफ्तार करके जेल भेजने का आदेश दिया गया है। इसके बाद जब इसमें अगली सुनवाई
की डेट तय होगी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा। उसके बाद जो है इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, इनको जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, बाकी दोनों जो नेता हैं जो जेल भेजे गए इनकी तरफ से इनके वकील क्या कुछ करते हैं, ये जल्दी पता चल जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। राजनीतिक विरोध की वजह से ये फैसला लिया जा रहा है, तो हमारी सरकार आने पर इससे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। आजम खान को परेशान किया जा रहा है, अखिलेश यादव का बयान। तो आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से योगी सरकार ने कदम उठाते हुए वो जमीन वापस ले ली है जो सरकार की तरफ से दी गई थी 70 हेक्टेयर जमीन, उसको लेकर ये बयान दिया और कहा कि राजनीतिक विरोध की वजह से फैसला लिया गया है। और जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, यानी कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, तब हम इससे भी ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यानी कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी है उससे ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी हम तब बनाएंगे। और आजम खान को बार बार परेशान किया जा रहा है, ये तमाम बातें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कही हैं। तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है कि जानबूझकर आजम खान को परेशान किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा ये राजनीतिक विरोध की वजह से फैसला लिया गया है। यानी कि ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है आजम खान के ऊपर, वो राजनीतिक विरोध की वजह से लगा है और जानबूझकर परेशान किया जा रहा है आजम खान को। यानी कि कोई कमी नहीं थी नियमों में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, लेकिन जानबूझकर परेशान किया गया है और जौहर यूनिवर्सिटी की जो जमीन है उसको वापस ली गई है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं। तो रामपुर से खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की मुहिम जारी है। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर फिर से प्रहार किया है। आजम खान को सीएम योगी ने फिर से एक बड़ा झटका दिया है। तो बता दें आपको, जिस तरीके से फिलहाल सपा सुप्रीमो ने ये बयान दिया जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कि परेशान किया जा रहा है आखिर यहाँ पर आजम खान को, अखिलेश यादव ने बयान दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि वो पूरा मामला क्या था। वो मामला ये था कि आजम खान को सीएम योगी ने एक झटका दिया। जौहर यूनिवर्सिटी जो कि आजम खान की है, वो जो सरकारी जमीन दी गई थी जौहर यूनिवर्सिटी के लिए 70 हेक्टेयर, वो वापस ले ली गई है। आजम खान ने फर्जी तरीके से ये जमीन हथियाई थी। जौहर यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर जमीन योगी सरकार ने वो वापस ले ली है। तो आपको बता दें कि अखिलेश सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी जमीन दी गई थी। ट्रस्ट के शर्तों का उल्लंघन करने पर ये कार्रवाई योगी सरकार ने की और ट्रस्ट को स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट की भी अब जांच होगी। साथ ही डीएम रामपुर ने स्टाम्प शुल्क में नुकसान का प्रकरण राजस्व विभाग को भेज दिया है। मैंने ये सुना था कि जो कल एडीएम कोर्ट थी उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि जो उसकी 70 एकड़ ज़मीन है उसके कुछ मानक पूरे नहीं है, जिसकी वजह से इसे सरकार अनेक्स कर रही है और ये सरकार को निहित हो जाएगी। तो मेरा डीएम साहब से ये अनुरोध था कि इस यूनिवर्सिटी को बंद ना किया जाए, इस यूनिवर्सिटी को तोड़ा ना जाए। अगर सरकार इसे अनेक्स भी करती है तो इसे सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह चलाए, जिससे कि बच्चों के यहाँ के जो बच्चे हैं और जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उनका जो भविष्य है वो अधर में ना अटके। इसमें जो मानक अधूरे पाए गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, जो यूनिवर्सिटी में किस तरह से ट्रस्ट को इस्तेमाल किया गया? अब इसके बारे में तो मुझे खैर जानकारी नहीं है कि क्या मानक उसके अधूरे हैं। मेरा तो मसला ये है कि जो एक यूनिवर्सिटी अगर एक यूनिवर्सिटी की तरीके से बनाई गई है, जो एक बच्चों का भी ये सपना होता है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले भी उस यूनिवर्सिटी में हैं, 3,000 के तकरीबन में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका जो भविष्य है वो अधर में ना अटके और इस यूनिवर्सिटी को किसी भी हालत में बंद ना। तो बाराबंकी दौरे पर यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ बाराबंकी पहुंचे हैं। पद्मश्री रामशरण वर्मा की उन्नत खेती देखने पहुंचे राधा मोहन सिंह। कृषि कानून को लेकर राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों के हित में है ये नए कृषि कानून। साथ ही गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। किसानों के लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं। ये तमाम बातें राधा मोहन सिंह ने तब कही जब वो बाराबंकी के दौरे पर गए हुए थे और साथ ही वहां पर जाकर उन्होंने पद्मश्री रामशरण वर्मा की उन्नत खेती भी देखी। साथ ही उनके कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद थे।
दुगनी 3 गुनी राशि आवंटित की जा रही है। मोदी जी का सपना है गांव को मजबूत बनाना और बड़ी धनराशि वो दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि गांव में योग्य और कुशल नेतृत्व हो, ताकि नरेंद्र मोदी जी का सपना गांव को मजबूत बनाने का जो है। मेरठ से खबर है, जयंत चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर जयंत चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। तो कृषि कानून को लेकर सरकार पर बरसे जयंत चौधरी। किसानों को गुमराह कर रही है सरकार। जल्द से जल्द कानून वापस ले सरकार, ये तमाम बातें जयंत चौधरी ने कही। आंदोलन कर रहे हैं, 2 महीने से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वो तमाम कानून वापस ले सरकार। तो ये बातें जयंत चौधरी ने कही कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है और जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस ले सरकार। देखिए, हम लोग किसानों के पक्ष में हैं। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ और इतनी व्यवस्था को लेकर किसान आए हैं। देश के विभिन्न राज्यों से देश की अपनी राजधानी में जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। तो अभी तक सरकार के अड़ियल रवैये से लग नहीं रहा कि कोई हल निकलेगा। और ऐसे में सभी, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है वो किसानों के साथ रहें। उसी उद्देश्य में आज उनके बीच में करना। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर खुर्जा विकास प्राधिकरण नहीं बनाने दे रहा है मकान, तो 20 परिवार पॉलिथीन डालकर गुजर बसर कर रहे हैं। परिवारों ने आत्मदाह की धमकी दे दी है। विकास प्राधिकरण का कहना है कि जमीन सरकारी है। लोग 1990 का इकरारनामा बैनामा जिसे कागज दिखा रहे हैं। अधिकारी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो 20 परिवारों ने आत्मदाह की धमकी भी दे दी है। तो 20 परिवार ऐसे हैं जो कि पॉलिथीन डालकर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। बुलंदशहर से ये खबर है। तो खुर्जा विकास प्राधिकरण मकान बनाने नहीं दे रहा है। 20 परिवार पॉलिथीन डालकर किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। परिवारों ने आत्मदाह की धमकी दे दी है। विकास प्राधिकरण की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जमीन सरकारी है। लोग 1990 का इकरारनामा बैनामा जैसे कागज दिखा रहे हैं। हालांकि अधिकारियां, जो यहाँ पर अधिकारी हैं, वो मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को, कहने सुनने को तैयार नहीं है। भैया, जो मकान है हमें बनाना ना दे रहे। एक मकान हमारा फूटा पड़ा हुआ है, तुम देखी आए हो। और मेरा जवान बेटा मरा अभी कल परसों, और जरा से बच्चा देने से पता है क्या करें। क्या रह रहे, झोपड़ी में रह रहे, छप्पर पड़ा, छप्पर में रह रहे हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं। रात को भीज रहे हैं, सवेर को भीज रहे हैं। कितने सालों से आप पिन्नियों में रह रहे हो? भैया हमें हो गई 25-30 साल। जब बाग हो सब जगह और धड़ो सब बाग। तो अब सुनवाई नहीं हो रही आपकी? अब सुनाई नहीं हो रही भैया कहीं भी। कहाँ शिकायत किया आपने? हमने बम्बई, लखनऊ भी गए, मेरठ भी गए, बुलंदशहर भी गए, सब जगह गए भैया। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा। लखनऊ योगी जी के पास गए? किसके पास गए? हाँ, मोदी जी के पास गए। योगी जी के? हाँ। अच्छा, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उन्हें सुनाई नहीं। तो गोंडा में अपहरण की सनसनीखेज वारदात। बीएएमएस की पढ़ाई करने वाले छात्र का अपहरण। परिवार वालों से 70 लाख की फिरौती भी मांगी गई है, रंगदारी भी मांगी गई है। किडनैपर ने परिवार वालों को फोन कर रंगदारी मांगी है। 70 लाख रुपए की 22 तारीख तक पैसों की व्यवस्था करने को भी कहा है किडनैपरों ने। और परिजनों ने नगर पुलिस को अपहरण की तहरीर भी दे दी है। तो एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। नर्सिंग कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। बहराइच के पयागपुर का रहने वाला है ये छात्र। तो कल शाम 3 बजे से गायब चल रहा है छात्र। हॉस्टल में रहकर बीएएमएस की पढ़ाई करता था छात्र। गोंडा लखनऊ रोड के एससीपीएम कॉलेज का ये पूरा मामला है, जिसमें ये छात्र पढ़ाई करता था, हॉस्टल में रहता था और कल 3 बजे से गायब है। अपहरणकर्ताओं ने हालांकि परिवारजनों को फोन किया है और साथ ही रंगदारी मांगी है।
तो बता दें 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है परिवार वालों से। हालांकि किडनैपर ने परिवार वालों को फोन करके ये रंगदारी मांगी है। तो 22 तारीख तक का किडनैपरों ने पैसों की व्यवस्था करने का वक्त दिया है परिवारजनों को। परिजनों ने नगर पुलिस को अपहरण की तहरीर दे दी है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही नर्सिंग कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये छात्र कहां से गायब हुआ है। चित्रकूट से खबर है। चित्रकूट के खो गांव निवासी राजकुमारी से बात करेंगे पीएम मोदी। तो बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकुमारी से बात करेंगे पीएम मोदी। राजकुमारी से केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। पीएम के संवाद कार्यक्रम को लेकर खो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो चित्रकूट के खो गांव निवासी राजकुमारी से बात करेंगे पीएम मोदी। साथ ही बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात की जाएगी, संवाद किया जाएगा। तो राजकुमारी से केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे, यानी कि केंद्र सरकार की योजनाओं से आखिर कितना फायदा हुआ है लोगों को, तो ये जानकारी लेंगे पीएम मोदी चित्रकूट के खो गांव निवासी राजकुमारी से और ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे संवाद करते हुए कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं लागू की जाती हैं सरकारी, क्या उससे कुछ लाभ होता है या नहीं होता, यानी कि जमीनी हकीकत जानेंगे पीएम मोदी संवाद के जरिए। प्रधानमंत्री जी भारत सरकार कल श्रीमती राजकुमारी पत्नी कल्लू निवासी खो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे और इनको कौन कौन सी शासकीय सहायताएं प्राप्त हो चुकी हैं उनके बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके पारिवारिक जीवन के संबंध में बात करेंगे। इनके द्वारा जो भविष्य की इनकी योजनाएं हैं उनके बारे में बातचीत